जय हिंद। आज मैं फिर से साइंस का क्वेश्चन लाया हूँ, तो चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखना है कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे कि विधारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया। तो विधारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ओस्टार्ड ने। क्रिश्चियन ओस्टार्ड ने विधारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किए थे। कब किए थे? तो 1820 में। तो विधारा का चुंबकीय प्रभाव है क्या? तो ये मान लीजिए एक चालक तार है, ठीक। ये चालक तार है और इस चालक तार में विधारा हम प्रभावित कर रहे हैं। क्या प्रभावित कर रहे हैं? विधारा, करंट दे रहे हैं। इसमें हम करंट दिए तो इस चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? इस चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो इसी घटना को हम लोग विधारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। फिर से सुनना कि मान लीजिए एक चालक तार है, ठीक। यहाँ पे फिर से समझा रहा हूँ। ये मान लीजिए चालक तार है और इस चालक तार में हम लोग करंट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? करंट। अब जैसे हम इस चालक तार में करंट दिए तो इस चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो हम लोग इसी घटना को विधारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और इसी का खोज ओस्टार्ड ने 1820 में किए थे। कब किए थे? 1820 में। और विधारा का चुंबकीय प्रेरण अगर बोल देगा कि विधारा का चुंबकीय प्रेरण क्या है, विधारा का चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? तो फैराडे ने किए थे। किसने किया था विधारा का चुंबकीय प्रभाव प्रेरण का खोज? तो फैराडे ने। याद रखना, विधारा का चुंबकीय प्रेरण प्रेरण का खोज किए थे फैराडे, विधारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज ओस्टार्ड ने किए थे। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है दूसरा नंबर कि जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायन ने किया। तो जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया या किस रसायन विज्ञान ने किया? तो याद रखना वर्जिलियस ने। किसने किया था? वर्जिलियस ने। कब किए थे? तो 1815 में जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन 1815 में वर्जिलियस ने किया था। जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है? तो मान लीजिए यहाँ पे समझा रहा हूँ जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है। कि जीवन शक्ति सिद्धांत के अनुसार वर्जिलियस का कहना था कि सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिक का निर्माण जो होता है एक अदृश्य शक्ति के द्वारा होता है। कहने का मतलब भगवान ही कार्बनिक यौगिक का निर्माण सजीवों में कर सकते हैं। अकार्बनिक पदार्थ के द्वारा कार्बनिक पदार्थ नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन बोहलर ने जीवन शक्ति सिद्धांत का खंडन 1823 में किए थे। कब? 1823 में किए थे जीवन शक्ति सिद्धांत का खंडन। बोहलर ने अमोनिया साइनाइड को गर्म करके प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किया था। तो एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि जीवन शक्ति सिद्धांत का खंडन किसने किया था? तो बोहलर ने। कब किया था? तो 1823 में अमोनिया साइनाइड को प्रयोगशाला में गर्म करके यूरिया का निर्माण किया था। एक याद रखना क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है तीसरा नंबर कि प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक क्या था। तो प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था यूरिया। क्या था? यूरिया। याद रखना यूरिया। राइट ऑप्शन कौन होगा? यूरिया का सूत्र क्या होता है? तो याद रखना CO NH2 और CO NH2CO होता है। याद रखना। और अमोनिया का सूत्र यहाँ पर NH3 होता है, ये भी याद रखना। और यूरिया का सूत्र CO NH2CO होता है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था यूरिया, जिसका सूत्र CO NH2CO होता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर यहाँ पर देखिएगा कि ये देखिए अभी हाल ही में जो रेलवे का एग्जाम हुआ था, रेलवे टेक्नीशियन का, वो 2023 में 2024 का, जल्दी में ही जस्ट में वो में यह चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर पूछा गया था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो सामान्य सूत्र होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब क्या होता है? एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब एल्केन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन एल्केन होता है, एल्केन ग्रुप होता है। तो इसका सामान्य सूत्र जो है क्या होता है? तो CnH2n+2 होता है। क्या? CnH2n+2 होता है। और CnH2n+1 किसका सूत्र होता है? तो एल्काइल का। याद रखना एल्काइल। एल्काइल का सूत्र CnH2n याद रखना CnH2n+1 होता है एल्काइल का सूत्र। और CnH2n- किसका सूत्र होता है? तो एल्काइल का। याद रखना। जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो, यही यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखना। यहाँ पे अगर जो CnH2n+2 बोलेगा, CnH2n इस यह सूत्र बोलेगा तो किसका सूत्र होगा? तो एल्केन का सूत्र है। CnH2n+2 एल्केन का सूत्र है। और
H2N, CnH2n किसका सूत्र है? तो एल्किल का सूत्र है। किसका सूत्र है? CnH2n एल्किल का सूत्र है। और जो Cn, फिर एक और सूत्र है CnH2n-2, ये एल्काइल का सूत्र है, याद रखना एल्काइल का सूत्र है। किसका सूत्र है? यहाँ पे जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो, याद रखना जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो। अगर जोड़ने की बात करेगा तो एल्केन का, और छोड़ने की बात करेगा तो एल्किल का, और घटाने का बात करेगा तो एल्काइल का, याद रखना। घटाने की बात करेगा तो एल्काइल हो जाएगा, याद रखना। ये भी CnH2n- किसका सूत्र है? तो एल्काइल का सूत्र है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब एल्केन CnH2n+2। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है एल्काइन का सूत्र। एल्काइन का यहाँ पे जस्ट बताएं, जोड़ दो, छोड़ दो, घटा। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n-2 होता है। यहाँ पे जस्ट बताएं CnH2n, ट्रिक है यहाँ पे, CnH2n+2, CnH2n और CnH2n+2, यहाँ पे याद रखना है जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो। अगर जोड़ने की बात करेगा तो एल्केन, और छोड़ने की बात करेगा तो एल्कीन, एल्किल, याद रखना है। छोड़ने की बात करेगा तो क्या? तो एल्किल। और घटाने की बात करेगा तो एल्काइन। जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो, ये सब बातें याद रखना। ट्रिक है, जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो। अगर जोड़ने की बात करेगा तो एल्केन, घटाने की बात करेगा तो एल्किल, और घटाने की बात करेगा तो एल्काइन। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 6 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन फलों के पकाने में मदद करता है? तो फलों के पकाने वाली गैस जो है क्या है? एथिलीन गैस। कौन सी गैस? यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा एथिलीन गैस। जो है फलों की पकाने वाली गैस है, जो कृत्रिम रूप से या मानव निर्मित पर नेचुरल रूप से पकाया जाता है, पक जाते हैं। इसी कारण से एथिलीन गैस के कारण ही फल पकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखना है यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, कि भोपाल गैस रिसादी किस गैस के मुक्त होने के कारण हुई थी? जो भोपाल जो है किस राज्य में है? तो भोपाल गैस जो है उत्तर प्रदेश में है। भोपाल जो है उत्तर प्रदेश में है। और भोपाल गैस रिसादी किस किस गैस के मुक्त होने के कारण यह घटना घटी थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट के घटना के कारण यह घटना घटी थी। कब घटी थी? तो 1984 में। कब घटी थी? तो 1984 में भोपाल की घटना घटी थी, जो एक जहरीली गैस है मिथाइल आइसोसाइनेट। यह घटना घटने के कारण अनेक लोग मारे गए थे इस घटना में। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से देख लेना है, कि निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? तो किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मीथेन गैस, जिसका सूत्र CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। और यह किस ग्रुप का सदस्य है CH4? तो एल्केन का है, याद रखना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन। यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे कार्बन की संख्या कितना है? 1 है। तो यहाँ पे एक कार्बन रखेंगे तो यहाँ पे सूत्र में तो 1 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे CnH2n का नंबरों की संख्या कितनी है? तो एक है, 1 रखेंगे और +2 जोड़ेंगे तो C1, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और +2, तो कितना हो जाएगा? CH4। यहाँ पे एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मीथेन जो है ये ग्रुप का सदस्य है। तो इसका सूत्र मीथेन का सूत्र होता है, मास गैस कहा जाता है मीथेन को, जिसका सूत्र CH4 होता है। और इसको दलदली गैस, याद रखना, दलदली, दलदली गैस भी कहा जाता है। और यह धान के क्षेत्रों में भी पाया जाता है मीथेन गैस। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है, यहाँ पे 9 नंबर यहाँ से क्वेश्चन देखिएगा है, कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जो कैल्शियम कार्बाइड है, याद रखना, कैल्शियम कार्बाइड बोलते किसे हैं? तो देखिए कैल्शियम का मतलब सी है, और कार्बाइड का मतलब यूरिया, अमोनिया बोलते हैं जिसे कैल्शियम कार्बाइड, जिसे कार्बाइड को ही हम लोग यूरिया बोलते हैं। जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस, ये बता दूं कि एसिटिलीन गैस का जो उपयोग होता है बिल्डिंग करने के रूप में भी, इसका बिल्डिंग का मतलब लोहा का जो बिल्डिंग होता है वहां पे भी इसका एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। तो कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा गैस जो उत्पन्न होती है एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। फिर 9 नंबर 10 नंबर यहाँ से क्वेश्चन देखना है। 10वां नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे,
कि ओजोन परत वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है। तो ओजोन परत वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है। तो याद रखना, ओजोन परत जो पाई जाती है, हम लोग देखते हैं जो सूर्य के प्रकाश से जो हमारी सतह पर किरणें पहुंचती है, जो हानिकारक किरणों को रोक लेती है, तो वह कौन सी परत रोकती है। तो ओजोन परत ही रोकती है। और ओजोन सूर्य का प्रकाश किस परत से होकर हम लोग हमारी पृथ्वी तक आती है, तो ओजोन परत से होकर गुजरती है। तो याद रखना, ओजोन परत वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है। तो ये क्षोभ मंडल में। किस मंडल में। तो क्षोभ मंडल में पाई जाती है। और वायुमंडल की सबसे निचली परत जो क्षोभ मंडल कहा जाता है। ये भी बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर 11 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसका अर्थ मिश्रण क्षेत्र को है। किसका अर्थ मिश्रण को क्षेत्र है। तो वायुमंडल की निम्नलिखित में से परतों में से किसका अर्थ मिश्रण को क्षेत्र से है। तो याद रखना यहाँ पे सप्ताप मंडल स्ट्राटोस्फेयर सप्ताप मंडल को बोला जाता है। तो वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से किसका अर्थ मिश्रण क्षेत्र का है। तो सप्ताप मंडल। सप्ताप मंडल में ही याद रखना, सप्ताप मंडल में ही वायुयान हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं, क्योंकि इस मंडल में जो है हवाएं नहीं चलती। इस मंडल में हवाएं शांत रहती है। इसी कारण से सप्ताप मंडल में जो है वायुयान उड़ते हैं। ये भी बात याद रखना। और उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। तो मीथेन गैस को, जिसे दलदली गैस भी कहा जाता है। ये भी याद रखना, दो बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा है क्वेश्चन 14 नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। तो एल्कीन एल्कीन पूछा जा रहा है। एल्कीन एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो, एल्कीन। उसके बाद यहाँ पर है 15 नंबर की ऐसे कार्बनिक यौगिक कि जिनके अनुसूत्र समान परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं। तो बता दूं कि जितने भी सब टॉपिक से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जस्ट 1 महीना बाद मैं हर टॉपिक का थ्योरी कराऊंगा, और जिसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कराऊंगा। जिससे ऑलरेडी इस चैनल पर एक वीडियो सिर्फ अपलोड है प्रतिरोध टॉपिक से। तो मैं आप लोगों का जस्ट 1 महीना बाद थ्योरी से संबंधित और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिएगा 15 नंबर यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अनुसूत्र समान परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न होते क्या कहलाते हैं। ऐसे यहाँ पे समझा दो शॉर्ट फॉर्म में कि एक मान लीजिए कार्बनिक यौगिक है और उसका अनुसूत्र जो है समान है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं। इसके अलावा हम लोग संगमरमर भी बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। तो इसका अनुसूत्र समान है, ठीक। लेकिन उसका संरचनात्मक सूत्र जो होता है भिन्न भिन्न हो जाता है। तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसको हम लोग समयावी बोलते हैं। क्या बोलते हैं। आइसोमर्स आइसोमर्स बोलते हैं, समयावी बोलते हैं उससे। तो 15 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु क्या है। तो ब्रोमीन। अगर यहाँ पे धातु की बात करती कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु क्या है, जिसे तरल का हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव बोलते हैं। जैसे जल किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस है। जैसे ठोस का मतलब, कहने का मतलब है कि जैसे हम ठोस बर्फ, जल से हम लोग बर्फ बनाते हैं। और गैस कहने का मतलब हम लोग जल को जब गर्म करते हैं तो वाष्प बन को उड़ जाता है। और ठोस का मतलब, द्रव का मतलब, जैसे जल अभी हम लोग पीते हैं तो वह द्रव है। तो याद रखना ब्रोमीन जो है। और प्लाज्मा क्या है। तो प्लाज्मा जो है, जो हमारे बलगम जो होता है, वो न तो द्रव में होता है, न गैस में होता है, न ठोस में होता है। जो पदार्थ की चौथी अवस्था है जैसे बलगम, वो प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। जैसे बलगम हमारे शरीर में जो होता है, अधिकतर सर्दियों के दिनों में वो सब बलगम ज्यादातर निकलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि विज्ञापन, साइनोबोर्ड और सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस क्या है। तो विज्ञापन, साइनोबोर्डों और सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस नियॉन है। क्या है। नियॉन गैस जो है की जाती है इसमें अधिकतर गैस का उपयोग।
उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सी गैस है जो नोबल गैस नहीं है। इनमें कौन सी गैस जो है वर्ग 18 का तत्व नहीं है, अक्रिय गैस नहीं है, नोबल गैस, जिसे निष्क्रिय गैस, नोबल गैस, शून्य वर्ग का तत्व भी कहा जाता है। तो देखिए हीलियम जो है अक्रिय गैस है, और नियॉन जो भी है अक्रिय गैस है, और उसके बाद भी देखिएगा जेनॉन, जेनॉन भी अक्रिय गैस है, जैसे हीनी, अर्का, जिनोपर, रानॉट। लेकिन फ्योन जो है अक्रिय गैस नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये निष्क्रिय गैस नहीं है, शून्य वर्ग का तत्व नहीं है, और उसे अक्रिय गैस को ही हम लोग तो निष्क्रिय गैस या शून्य वर्ग का तत्व क्यों कहा जाता है। और अक्रिय गैस को ही हम लोग एकल परमाणविक तत्व भी बोला जाता है, याद रखना, एकल परमाणविक। और सबसे अधिक विसरण क्षमता जो पाई जाती है हीलियम गैस में, हीलियम में पाई जाती है, और अक्रिय गैस को हम लोग एकल परमाणविक बोलते हैं। तो वर्ग 18 के तत्व को हम लोग निष्क्रिय गैस या शून्य वर्ग के तत्व या अक्रिय गैस क्यों बोला जाता है, तो हम लोग इसका परिभाषा में हम लोग देखेंगे। तो अक्रिय गैस वर्ग 18 के तत्व को बोलते हैं, जिसमें कौन कौन आता है, तो हीनी, अर्का, जीरो पर, रानॉट। जैसे हम लोग बताते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन आते हैं। तो हम लोग अक्रिय गैस इसीलिए बोले जाते हैं तो वर्ग 18 के तत्व जो है ना तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखते हैं, ना ही एक दूसरे से परमाणु बंधन बनाने के गुण प्रदर्शित करते हैं। इसी कारण से वर्ग 18 के तत्व अक्रिय होते हैं। या इसकी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे देखिएगा 19 नंबर की, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसकी कमी रहती है, तो उसमें कमी रहती है। तो कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं तो उसमें किस किस मृदा की उसमें किसकी कमी रहती है, तो याद रखना नाइट्रोजन की कमी रहती है। किसमें, तो जिसमें कीटभक्षी पौधे उगते हैं उस मृदा में जो उसमें कमी रहती है, नाइट्रोजन की कमी रहती है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 17 नंबर पूछा जा रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड निम्न में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड निम्न में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है, तो पाचन क्रिया को, लीवर की कार्यशीलता को, किडनी की कार्यशीलता को, रक्त को ऑक्सीजन में वहन करने की क्षमता को। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रक्त को ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को मुख्यतः प्रभावित करेगी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन घुल जाता है। तो निम्नलिखित में कौन सी वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ओजन पैन। तो आप लोग इसका कमेंट आंसर बताइएगा। 18 के वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि यूपीएससी यूपी पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था। और इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है कि वोल्ट मीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है। क्वेश्चन है यहाँ पे कि वोल्ट मीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है। तो वोल्ट मीटर द्वारा जो मापन किया जाता है, किसका मापन किया जाता है, तो राइट ऑप्शन है वोल्टेज का। तो वोल्ट मीटर द्वारा वोल्टेज का मापन किया जाता है। वोल्टेज क्या है, तो जब किसी चालक तार से विद्युत प्रवाहित होती है तो उस चालक के दोनों सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न होता है। मान लीजिए एक चालक तार है, इस चालक तार से विद्युत प्रवाहित होगी, तो इस पहला सिरा और दूसरा सिरे के बीच में जो विधारा प्रभावित होगी तो उन दोनों सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न होता है, तो उसी को हम लोग वोल्टेज या विभवांतर बोलते हैं। तो वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर को मापा जाता है, दोनों सिरों के बीच विभवांतर को, जिसे हम वोल्टेज बोलते भी हैं। तो राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा, वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर या वोल्टेज को मापा जाता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर दूसरा नंबर कि एक परिपथ में वोल्ट मीटर हमेशा जुड़ा रहता है। तो एक मान लीजिए एक से परिपथ है और उस परिपथ में वोल्ट मीटर जो हमेशा जुड़ा रहता है, किस परिपथ में जुड़ा रहता है, तो एक परिपथ में वोल्ट मीटर हमेशा जुड़ा रहता है समांतर क्रम में, एक परिपथ में वोल्ट मीटर हमेशा जुड़ा रहता है समांतर क्रम में। तो राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा, समांतर क्रम में जुड़ा रहता है। और हमारे घरों में जो बिजली आती है और उस क्रम में हमारे घरों में किस क्रम में हमारे घरों में लाइट जुड़े हुए थे, समांतर क्रम में ही जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर देखिए कि गैल्वेनोमीटर क्या मापता है। तो गैल्वेनोमीटर क्या मापेगा यहाँ पे,
तो विधारा का मापन कहता है। विधारा का ऐसे एम्पियर में मापा जाता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर के द्वारा भी विधारा की मापन की जाती है, भी बात याद रखना। हवा, हवा यहाँ पे हवा का दाब, पानी का दाब, विद्युत ऊष्मा, ये सब नहीं मापा जाता है गैल्वेनोमीटर के द्वारा, लेकिन विधारा की मापन की जाती है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा है कि भारत में एसी आवृत्ति होती है। तो एसी आवृत्ति कहने का मतलब अल्टरनेट करंट की आवृत्ति होती है भारत में। तो 50 हर्ट्ज तक होती है भारत में, अल्टरनेट करंट चलती है 50 हर्ट्ज तक, ये आवृत्ति हमारे घरों में देती है। 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि एसी परिपथ में धारा की दिशा क्या होती है। तो एक एसी परिपथ में धारा की दिशा जो होती है धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है। कब से कहाँ से कहाँ से, तो कहाँ से कहाँ तक होती है, तो धनात्मक से प्लस से माइनस की ओर होती है परिपथ, एसी परिपथ में धारा की दिशा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिवर्ती धारा के लिए सही नहीं है। तो देखिए परिवर्ती धारा एसी करंट जो है यह लंबी दूरी तक संचारित की जा सकती है, अल्टरनेट करंट को लंबी दूरी तक संचारित की जा सकती है, बात सत्य है। इसका उत्पादन सस्ता होता है, ये भी बात सत्य है। इसका परिणाम समान रहता है, इसकी वोल्ट आसानी से बदली जा सकती है। तो डी भी सही है, इसका वोल्टेज जो आसानी से बदला जा सकता है, लेकिन इसका परिणाम समान नहीं रहता है। इसका नाम से ही पता चलता है अल्टरनेट करंट, तो इसका परिणाम समान नहीं रहेगा, वो घटता है कब वो बढ़ता है। तो इसका राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इसका परिणाम समान नहीं रहता। तब प्रतिवर्ती धारा के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, इसका परिणाम समान रहता है, एक कथन गलत है, ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद देखिएगा दिष्ट धारा में डैश क्या होता है। तो दिष्ट धारा में क्या होता है, और दिष्ट धारा की बात करें तो दिष्ट धारा है क्या, दिष्ट धारा क्या है, तो दिष्ट धारा उसे बोलते हैं डीसी करंट को, किसे बोलते हैं, डीसी करंट को, डीसी डायरेक्ट करंट बोलते हैं, इसी को हम लोग दृष्ट धारा बोलते हैं। तो जो यहाँ पे ऑप्शन इसका सही होगा, धारा का परिणाम समान रहता है, इसमें धारा का परिणाम जो होता है समान रहता है, लेकिन अल्टरनेट करंट में धारा का परिणाम समान नहीं रहता। तो राइट ऑप्शन डी होगा। डीसी करंट में यहाँ से कथन पूछा जा रहा है, उसके बारे में यहाँ पे कथन, इसका धारा समान रहता है। 8 नंबर क्वेश्चन की प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया। तो प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत दिए थे वो किसने दिए थे, हाइगेंस ने दिए किसने दिया था, हाइगेंस ने दिए थे। कब दिए थे, तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन जो दिए थे ये 1678 में दिए थे। कब दिए थे, 1678 में। और प्रकाश का कण का सिद्धांत 1675 में दिए थे। कौन दिए थे, न्यूटन ने दिए थे प्रकाश कण का सिद्धांत 1675 में, और प्रकाश का तरंग सिद्धांत 1678 में हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। हाइगेंस का कहना था प्रकाश तरंग सिद्धांत के अनुसार कि जो प्रकाश हो तरंगारे के रूप में काम करती है, प्रकाश तरंगारे की लंबत होती है। और इनका कथन ये कहना था कि प्रकाश जो है अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है, जो वास्तव में असत्य बताए थे। प्रकाश वास्तव में जो होती है अनुप्रस्थ तरंग की होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति को होती है, जिसके बारे में सर्वप्रथम फ्रेल ने 1815 में बताया था। ये सब बातें याद रखना, प्रकाश हाइगेंस के द्वारा बताए गए थे कथन। और ये भी बताए थे हाइगेंस कि हमारे चारों ओर जो है निम्न घनत्व के एक माध्यम फैला हुआ है जिसे ईथर कहते हैं, उस माध्यम में भी उसी माध्यम से हमारे सूर्य का प्रकाश गमन करता है। लेकिन बता दूं कि जो सूर्य के प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो अगर माध्यम की आवश्यकता होती इसकी गमन करने के लिए, तो ये वायुमंडल में, कहने का मतलब अंतरिक्ष में ये गमन नहीं करती। इसीलिए इसका किसी पदार्थ की सूर्य के प्रकाश को गमन करने के लिए या इसकी संचरित करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और लेकिन इसका वेग जो है माध्यम पर निर्भर करता है, सूर्य का प्रकाश का वेग का मतलब कितनी रफ्तार से चल रही है। तो ये बातें याद रखना। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रकाश की चिकनी सरफेस से वापस लौट जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो प्रकाश को चिकनी सतह से वापस लौट जाने की प्रक्रिया को परावर्तन कहते हैं। तो राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है 10वां नंबर कि वायु में प्रकाश की गति होती है। तो वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है, तो लगभग 2,99,000 से होती है। तो याद रखना 3 × 10⁸ इनमें कोई नहीं ऑप्शन होगा, यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे याद रखना 3 लाख किलोमीटर प्रति हावर होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होती है वायु में प्रकाश की गति।
एक काटा हुआ हीरा क्यों जमा था? पुनरांतरिक परिवर्तन के कारण जंग हुआ था। तो जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। और वीडियो का पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिएगा।